आज हम बायोलॉजी का क्लास 10th फेडरल बोर्ड का पास्ट पेपर जो कि 2019 का है वो सॉल्व करेंगे। इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व किया था आपने अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम इसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे और इसमें आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, ऑल्सो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, यानी नेफ्रॉन जो है वो किडनी का, गुर्दे का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के 2 मेजर पार्ट्स हैं, रेनल कार्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है इसे रेनल कार्पसल कहा जाता है और बाकी का जो हिस्सा है इसे रेनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। हमने अपने क्वेश्चन में देखा था कि वहां पर बताया गया था कि आपने लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, रेनल कार्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। Renal corpuscle consists of glomerulus surrounded by Bowman's capsule. The glomerulus arises from an efferent arteriole and empty into an efferent arteriole. The smaller diameter of an efferent arteriole helps to maintain high blood pressure in the glomerulus. यानी रेनल कार्पसल में क्या क्या है? ग्लोमेरुलस जिसे के सराउंड किया हुआ है बोमेंस कैप्सूल ने। ग्लोमेरुलस में एंटर होती है एफरेंट आर्टीरियोल और फिर वो एम्प्टी हो रही है इफरेंट आर्टीरियोल में, और इसका डायमीटर कम होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है ग्लोमेरुलस में। अब हम बात कर लेते हैं रेनल ट्यूब्यूल की। जो फर्स्ट पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का उसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस, और हम देखते हैं कि ये कहाँ पर होता है, ये रेनल कॉर्टेक्स में होता है। जो सेकंड पार्ट है उसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है या फिर उसे नेफ्रेटिक लूप भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक लूप की तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। और जो लूप है उसमें हम देखते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स मौजूद हैं। और लूप ऑफ हेनले जो है हम देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, रेनल मिड्यूला तक। थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल उसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, एंड दिस पार्ट इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू द रेनल कॉर्टेक्स। अब हम देखते हैं कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, वो कनेक्ट कर रहा है और एम्प्टी कर रहा है अपने कंटेंट्स को कलेक्टिंग डक्ट में, और बहुत सारे जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो मिलती हैं और मिलके बहुत सारे सेवरल हंड्रेड पेपिलरी डक्ट्स बनाते हैं और फिर ये अपना मटेरियल ड्रेन कर देते हैं रेनल पेल्विस में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी को देखते हैं जो कि है डिफाइन एस्थमा, राइट अबाउट इट्स कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो हम सबसे पहले एस्थमा को डिफाइन कर लेते हैं। एस्थमा इज अ कंडीशन इन विच एयरवेज, ब्रोंकाई नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। इन एस्थमा पेशेंट्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। यानी एस्थमा में एयरवेज जैसा कि ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, वो नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं और वो स्वेल कर जाते हैं और वहाँ पर म्यूकस नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और एस्थमा पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट एलर्जेंस के लिए, क्योंकि जब हम कॉजेज ऑफ एस्थमा को देखते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट एलर्जेंस जो हैं वो कॉज करते हैं एस्थमा। कॉजेज में हम देखते हैं एलर्जेंस सच एज पोलन, मोल्ड, पेट डेंटर, डस्ट माइट्स, irritants like strong odor from perfumes and cleaning solutions, air pollution, tobacco smoke, ये सारे के सारे कॉजेज हैं एस्थमा के। सिम्टम्स ऑफ एस्थमा की बात कर लेते हैं, यानी कि अलामात क्या होती हैं एस्थमा की। एस्थमा सिम्टम्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पेशेंट्स मे हैव इनफ्रीक्वेंट एस्थमा अटैक, हैव सिम्टम्स ओनली एट सर्टेन टाइम्स, यानी कि जो इसके अलामात हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। कुछ पेशेंट्स में अस्थमा के अटैक आते हैं और कुछ पेशेंट्स में ये अलामात मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, मुख्तलिफ टाइम के ऊपर ज़ाहिर होती हैं।
एस्थमा के पेशेंट्स का जब एक्सपोज होता है एलर्जेंस के साथ और उनके जो एयरवेज हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो फ़ौरन से एक्सेसिव रिस्पांस शो करते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है। और साथ में अब अगर हम इनकी अलामात देखें कि वो कौन कौन सी हैं तो हम देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस और पेन और कफिंग, trouble sleeping caused by shortness of breath, coughing or wheezing, a whistling or whizzing sound when exhaling. Wheezing is a common sign of asthma in children, यानी कि इनमें जो है वो सांस उखड़ने लग जाता है। जो चेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर पेन होता है, खांसी होती है, जब ये सांस लेते हैं तो उसमें एक आवाज़ सी आती है और इसकी वजह से इन्हें सोने में भी डिफ़िकल्टी होती है। जैसे यहाँ पर हम सामने डायग्राम देख रहे हैं नॉर्मल लंग एयरवे और साथ में इन्फ्लेम्ड लंग एयरवे। और जैसे कि हमने एस्थमा की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो एयरवे है वो नैरो हो गया, तंग हो गया, साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर स्वेलिंग हो गई है और म्यूकस प्रोड्यूस हुआ है। ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि केमिकल्स विद द एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। सच मेडिसिन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। इन्हें इस तरह के केमिकल्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का ये जो एरिया है ये डायलेट हो, और ये जो मेडिसिन्स हैं वो दी जाती हैं इनहेलर्स की फॉर्म में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें बताना है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं और उनके साथ हम फंक्शंस देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ अ पी एंड इज सिचुएटेड इन अ bony hollow just behind the bridge of nose. It is attached to the base of brain by thin stalk. पिट्यूटरी ग्लैंड के साइज की बात करें तो वो मटर के दाने जितना उसका साइज है। साथ में हम देखते हैं कि जो हमारा नोज का ब्रिज है उसके पीछे मौजूद है तकरीबन, और उसके साथ हम देखते हैं कि ये एक स्टॉक की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये ब्रेन के साथ अटैच हुआ हुआ है। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें कि ये कौन कौन से हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें हम देखते हैं सोमैटोट्रोफिन जिसे कि ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन regulate growth and physical development. It can stimulate growth in almost all of our tissues. Its primary targets are bones and muscles. यानी कि क्या कर रहा है, ये ग्रोथ करा रहा है, इसके साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट होती है। साथ में हम देखते हैं कि ये तकरीबन हमारे सब टिश्यूज को टारगेट कर रहा है, लेकिन जो इसका प्राइमरी टारगेट है वो हमारे बोन्स और मसल्स होते हैं, यानी हमारी हड्डियां और हमारे मसल्स होते हैं। If the production of this hormone is diminished during growing age, the rate of growth decreases. This condition is called dwarfism. यानी कि जो growing age है अगर उसमें growth hormone normal से कम प्रोड्यूस हो तो फिर क्या होता है, हाइट नॉर्मल नहीं होती बल्कि वो उनका कद छोटा रह जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसे डॉर्फिज्म कहा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि इफ दिस हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज इट लीड्स टू गाइगेंटिज्म, वेरी टॉल एंड ओवरवेट। और अगर यही हार्मोन ग्रोइंग एज में नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है इंसान और साथ में ओवरवेट हो जाता है, और इस तरह की जो कंडीशन है उसे गाइगेंटिज्म कहा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सोमैटोट्रोफिन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज अलोन ग्रो large. This condition is known as acromegaly. Such person will have large hands, feet and jaw bones. यानी कि जो सोमैटोट्रोफिन है जब वो ग्रोइंग एज के बाद अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी के एक्सट्रीमिटीज जैसे कि हाथ पाँव जो है वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, जॉ बोन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और इस कंडीशन को कहा जाता है एक्रोमेगाली। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. This hormone stimulates the thyroid gland to produce thyroid hormone which regulates body metabolism, energy balance, growth and nervous system activity. यानी कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जाके स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करे, और जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट करते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी बैलेंस को, ग्रोथ को और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। इसके साथ साथ इंटीरियर लोब जो है वो सिक्रीट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को।
क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब दोनों बताने हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड also secrete hormone. These hormones are usually produced in hypothalamus and stored in posterior lobe until they are released. Hormones stored in the posterior lobe include antidiuretic hormone एंड ऑक्सीटोसिन. यानी कि जो पोस्टीरियर लोब है वो खुद से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है और स्टोर कर देता है उसको पोस्टीरियर लोब में, और फिर वहां से उन्हें रिलीज किया जाता है. और वो कौन से हार्मोन है? एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन. एंटीडायरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन. इट रेगुलेट वाटर बैलेंस इन द बॉडी and sodium levels in the blood. Vasopressin increases the reabsorption of water from the nephron. Vasopressin जो है वो नेफ्रॉन से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है, यानी कि बढ़ाता है. इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी पर्सन में बॉडी फ्लूइड या फिर हम कह रहे हैं कि जो वाटर है वो नॉर्मल से थोड़ा कम हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है वेसोप्रेसिन एंड सो मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो. और वो कौन रीएब्जॉर्ब कर रहा है? नेफ्रॉन रीएब्जॉर्ब करके उसे ब्लड में डालते हैं. इसी तरह से क्या होगा कि बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा और लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगी. ऑन द अदर हैंड व्हेन बॉडी फ्लूइड्स हैव मोर देन नॉर्मल वाटर, यानी जब बॉडी में वाटर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है? वेसोप्रेसिन कम प्रोड्यूस किया जाता है ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर दिया जाए. लेकिन अगर वेसोप्रेसिन जितना नॉर्मल प्रोड्यूस होना चाहिए उतना प्रोड्यूस ना हो तो क्या होगा? लैक ऑफ वेसोप्रेसिन कॉज इंक्रीज्ड यूरिनेशन एंड थर्स्ट, अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस. वेसोप्रेसिन के कम प्रोड्यूस होने की वजह से ज्यादा यूरिनेशन होती है, ज्यादा प्यास लगती है, और इसकी वजह से डायबिटीज की एक टाइप होती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं. इसके साथ साथ हम देखते हैं जो हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल इन मदर फॉर चाइल्ड बर्थ. दिस हार्मोन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट. यानी कि ये वाला जो हार्मोन है ये यूट्राइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. उसके अलावा ये हार्मोन जो है वो नेसेसरी है फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क. ये तो था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए का. अब साथ में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, जो कि है डिफाइन कोडोमिनेंस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. तो सबसे पहले हम कोडोमिनेंस को डिफाइन कर लेते हैं. कोडोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस वेयर in the alleles of a gene pair in a heterozygote are fully expressed. As a result, the phenotype of the offspring is a combination of the phenotype of parents. Thus, the trait is neither dominant nor recessive. जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कोडोमिनेंस यानी कि ये इनहेरिटेंस की वो फॉर्म है जहां पर जीन के जितने जो अलील हैं वो क्या करते हैं? वो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. यानी कि जो ट्रेट है वो ना ही डोमिनेंट होगा और ना ही रिसेसिव होगा. अब हम साथ में एग्जांपल की बात करें तो हम देखते हैं कि कोडोमिनेंस, जैसे कि हमने बात की थी कि कोडोमिनेंस मींस दैट नीदर एलील कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलील, यानी कि दोनों के दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप की. एंड example in human would be ABO blood group where allele A and allele B are both expressed. If an individual inherit allele A from their mother and allele B from their father, they have blood type AB. जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अगर एलील ए ले रहा है फ्रॉम मदर और एलील बी जो है वो रिसीव करता है फ्रॉम फादर, तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एलील जो है वो क्या करें? कौन सा फिनोमेना शो करें? कोडोमिनेंस का. तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी का. अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है. एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ऑल्सो ड्रॉ नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है, तो हम साथ में देख लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है. नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोजियोकेमिकल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स द इनर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी इस साइकिल में हम देखेंगे
कि जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो किस तरह से यूजेबल फॉर्म में आती है। तो हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल के। नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स में है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। इन स्टेप्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि इनिशियल स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, जिसमें हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच इज प्राइमरीली अवेलेबल इन एन इनर्ट फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म, जिसे कि अमोनिया कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो भी डिफरेंट तरीके से होती है। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्लूड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, a natural phenomena where the energy of lightning break the nitrogen into nitrogen oxides. These oxides then dissolve in water and form nitrous acid and nitric acid. Acid in turn combine with other salts and produce nitrates. एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसे कि बिजली चमकती है, और फिर उसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। वो ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और एसिड जो है वो दूसरे सॉल्ट्स के साथ मिलके नाइट्रेट्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक टाइप है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और इसमें होता क्या है, इज अ मैन मेड ऑल्टरनेटिव दैट एड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द यूज ऑफ अमोनिया. Ammonia is produced by direct combination of nitrogen and hydrogen, and later it is converted into various fertilizers such as urea. यानी कि हम खुद इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और फिर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, और उन फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स के लिए। हम देख रहे हैं जो थर्ड टाइप है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ट्रांसफॉर्म द unusable form of nitrogen into other compounds that are more readily usable. These nitrogen compounds get fixed in the soil by these microbes. यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं। अब हम साथ में नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं जो कि है नाइट्रिफिकेशन। इन दिस प्रोसेस द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल. Nitrites are formed by the oxidation of ammonia with the help of Nitrosomonas bacterium species. Later, the produced nitrites are converted into nitrates by Nitrobacter. This conversion is very important as ammonia gas is toxic for plants. नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो नाइट्राइट्स हैं वो बनते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, और इसमें बैक्टीरिया के खास किस्म की स्पीशीज इन्वॉल्व हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो नाइट्राइट्स हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट से एक और तरह के बैक्टीरिया से जिसे कि नाइट्रोबैक्टर कहा जाता है, और ये जो कन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमोनिया गैस प्लांट्स के लिए जहरीली है। यहाँ पर हम अपने सामने ये स्टेप्स देख रहे हैं, ये रिएक्शन देख रहे हैं कि किस तरह से नाइट्राइट्स जो है वो कन्वर्ट हुए हैं नाइट्रेट्स में। उसके बाद अगर हम देखें जो स्टेप है वो है अमोनिफिकेशन। व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स डाई, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर इज रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. The decomposers, namely bacteria or fungi present in the soil, convert the organic matter back into the ammonium. This process of decomposition produces ammonia, which is further used for other biological process. यानी जो डिकम्पोजर्स हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को अनलॉक करते हैं और कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में. Next step is assimilation. The nitrates formed by the above process are absorbed by plants and are utilized for making proteins. Animals take nitrogenous compounds from plants. The utilization of nitrates by organism is called assimilation. नाइट्रेट्स जो ऊपर बने थे उन्हें जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं तो उसे एसिमिलेशन कहा जाता है. लास्ट स्टेप जो है इसका डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजन कंपाउंड make its way back into the atmosphere by converting nitrate into gaseous nitrogen. This process of the nitrogen cycle is the final stage and occurs in the absence of oxygen. Denitrification is carried out by the denitrifying bacterial species. डीनाइट्रिफिकेशन में हम देखते हैं
कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जैसे कि नाइट्रेट है, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल स्पीशीज वापस गैसियस फॉर्म में गैसियस नाइट्रोजन में ले आते हैं। हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था कि नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल है और इस नाइट्रोजन साइकिल में आप सारे वो स्टेप्स देख रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। तो ये नाइट्रोजन साइकिल आप ड्रॉ करेंगे तो सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्लास 10th के फेडरल बोर्ड का 2019 के पेपर का सेक्शन सी